A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूं। तो जैसा कि कल ही मैंने आप लोगों को वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया था कि आज आप लोगों का साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है और मैंने आप लोगों को टेस्ट की टाइमिंग भी कल की वीडियो में बता दी थी। तो आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से टोटल यहां पे 10 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। तो जैसे मैं आप लोगों से यहां पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आप लोगों को यहां पे क्वेश्चंस के आंसर्स लाइव चैट में कमेंट करके बताने हैं और जब टेस्ट फिनिश हो जाएगा तो लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 25 या 30 सेकंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फायदा होगा कि आप लोग अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। और जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय दूंगा। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को टेस्ट के कुछ रूल्स बता दे रहा हूं। तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आप लोगों को सभी क्वेश्चंस के आंसर्स लाइव चैट में कमेंट करके बताने हैं। अगर कोई स्टूडेंट लाइव चैट में कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएगा तो मैं उसका आंसर चेक नहीं कर पाऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को यह बता दूं कि आप लोगों को अपना आंसर मेरे आंसर बताने से पहले करना है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई स्टूडेंट मेरे आंसर बताने के बाद अपना आंसर बताएगा तो मैं उसका आंसर गलत ही मानूंगा, ध्यान रखिएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर एक ही बार करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक ही क्वेश्चन का आंसर लगातार कमेंट करके बताने लगते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और आपने एक बार जो आंसर कर दिया वही आपका फाइनल होगा। जो पहली बार आप आंसर करेंगे उसी को मैं फाइनल मानूंगा। आप अपना ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर ऑप्शन चेंज करेंगे तो मैं आपका आंसर गलत ही मानूंगा। तो सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा, क्योंकि एक ही बार आंसर करना है और ऑप्शन आप अपना चेंज नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि टेस्ट में निगेटिव मार्किंग है। देखिए 10 क्वेश्चन मैं आपसे यहां पे टोटल पूछने वाला हूं। आपका टेस्ट पूरा 10 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। तो निगेटिव मार्किंग का पैटर्न मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, आपने करेक्ट किया, आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा, आपने गलत कर दिया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, वो तो 1 नंबर कटेगा ही। और जो पहला क्वेश्चन आपने किया था 1 नंबर आपको मिला था, सही किया था आपने, 1 नंबर मिला था, उसमें से आपका 0.25 मार्क्स भी कट हो जाएगा। तो ये निगेटिव मार्किंग का पैटर्न है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो आप क्या कीजिएगा, लाइव चैट में लिख दीजिएगा स्किप, यानी आप उस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, ठीक है। बस इतना लिख दीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सभी रूल्स मैंने आपको यहां पे डिटेल में बता दिए, आपको समझ में आ गए होंगे सभी रूल्स। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको यहां पे क्वेश्चन दिखा दिया है, आपका समय शुरू हो चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहां पे 1 मिनट और 20 सेकंड का समय दे रहा हूं और आपका समय शुरू हो चुका है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। 125 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि की तरंग लंबाई 2 मीटर है। 100 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि की तरंग लंबाई मीटर में होगी। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया वैसे ही आपका समय स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। 1 मिनट और 20 सेकंड का समय मैंने आपको दिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और यहां पे आधे से ज्यादा समय आपका यहां पे बीत चुका है, थोड़ा सा समय और है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर बताइए और जल्दी मत कीजिएगा, जितना समय दिया पूरा टाइम यूज कीजिए, फिर अपना आंसर बताइए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन के आंसर को गलत कर देते, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, तभी मैंने यहां पे टेस्ट में पूछा हुआ है। तो यहां पे आपका समय कंप्लीट हो चुका है, अब आपको आंसर नहीं करना, ध्यान रखिएगा। अब आपको आंसर नहीं करना, टाइम कंप्लीट हो चुका है। करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन ए होगा, यानी 2.5 मीटर। कैसे आया, चलिए क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके बता देता हूं। तो देखिए यहां पे लिखा है 125 हर्ट्ज आवृत्ति की, यानी हमें यहां पे N1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 125
हर्ट्ज दी गई है, तो ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा है 125 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि की तरंग लंबाई 2 मीटर है। तरंग लंबाई से हमारा मतलब लैम्डा से हो जाएगा, और हमें यहाँ पे लैम्डा 1 की वैल्यू दी गई है जो कि कितनी है, 2 मीटर दी गई है। फिर आगे यहाँ पे लिखा है कि 100 हर्ट्ज आवृत्ति की यानी N2 की वैल्यू कितनी दी गई है, N2 की वैल्यू हमें यहाँ पे 100 हर्ट्ज दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। लिखा है 100 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि की तरंग लंबाई मीटर में होगी। तरंग लंबाई इसका मतलब लैम्डा 2 की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे N1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू N2 लैम्डा 2। बस इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दीजिए, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। N1 की वैल्यू 125 है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, इनटू लैम्डा 1 की वैल्यू 2 मीटर थी, 2 रखा, इज इक्वल टू N2 की वैल्यू 100 हर्ट्ज, तो यहाँ पे 100 और इनटू लैम्डा 2 की वैल्यू तो हमें यहाँ पे निकालनी ही है। अब 125 की मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, आपको मिलेगा 250 इज इक्वल टू 100 की मल्टीप्लाई लैम्डा 2 में, तो 100 और लैम्डा 2 आपको मिल जाएगा। लैम्डा 2 की वैल्यू को निकालना, लैम्डा 2 आगे आएगा, यहाँ पे 250 और अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, 250 अपॉन में 100 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे है 25 और अपॉन में 10, तो देखिए 5 5 जा 25 कर दीजिए और यहाँ पे 5 2 जा 10 कर दीजिए। अब यहाँ पे बचा क्या, 5 और बटे में 2। ठीक है, 5 बटे 2 है, जब आप डिवाइड करेंगे ना तो आपको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 2.5 मीटर। ठीक है, जब आप यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, 5/2 है, डिवाइड करके सॉल्व करेंगे 2.5 मीटर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है, इस टाइप के कई क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा वैसे ही आपका समय शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। 1 मिनट का समय मैं आपको दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइपोक्लोरस अम्ल, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था आपका टाइम शुरू हो गया था। देखिए 1 मिनट का समय मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और आधे से ज्यादा समय आपका यहाँ पे कंप्लीट होने वाला। जैसे ही 1 मिनट पूरा हो जाएगा मैं आपको यहाँ पे आंसर बता दूंगा। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जरूर आते हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपको आंसर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी हाइपोक्लोरस अम्ल होगा। ठीक है, अब कैसे करेक्ट हुआ चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे हम चलिए हाइपोक्लोरस अम्ल, अगर आपको इसका फॉर्मूला पता नहीं होगा तो आप यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं निकाल पाएंगे। तो फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए। हाइपोक्लोरस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है HClO। क्या होता है, HClO होता है। अब HClO में हमें यहाँ पे Cl यानी क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो इसको हम X मान लेंगे। तो देखिए सबसे पहले H लिखा है, H से मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 होता है। क्लोरीन की हमें निकालनी ही है तो क्लोरीन को हम X मानेंगे यानी 1, इसके बाद प्लस का साइन X लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे O लिखा है, O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, क्या होता है, -2 होता है। अब यहाँ पे देखिए प्लस का साइन लगेगा। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, यानी -2 और इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि HClO के ऊपर कोई चार्ज तो यहाँ पे है नहीं। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए X आपका ऐसे ही रहेगा, ये -2 है, ये +1 है, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा और क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -1 लेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये माइनस का साइन बड़ा है, -2 बड़ा और +1 छोटा, इसीलिए -1 आएगा लेस होने के बाद और इज इक्वल टू 0 होगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, अब ये -1 ये बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, यानी +1, यानी x इज इक्वल टू +1 हमें मिला ना। क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था
+1 है तो ये है हाइपोक्लोरस अम्ल में। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ नाम लिख दिया गया, फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, तभी आप इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और चलिए मैं आपको अदर ऑप्शंस भी चेक करवा देता हूं, वहां पे आपको नहीं मिलेगा +1। देखिए सबसे पहले यहाँ पे HCl दिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl ही तो होता है। अगर आप HCl को सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। Cl का निकालना ही है तो 1 + x और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि HCl के ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं यहाँ पे। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, ये 1 जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 मिलेगा, जबकि हमें +1 चाहिए, ये नहीं हो सकता। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है जिंक क्लोराइड, फॉर्मूला इसका क्या होता है? ZnCl2 होता है। ठीक है, ये आप सबको पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया फॉर्मूला इसका। अब देखिए Zn से मतलब जिंक, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। अब इसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, क्लोरीन का हमें निकालना है, इसको हम x मानेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ, Cl2 लिखा है तो 2 और इंटू x हो जाएगा, यानी क्या आएगा? 2x आएगा। तो आगे हम क्या लिखेंगे? 2 प्लस और यहाँ पे 2x और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ZnCl2 के ऊपर कोई चार्ज तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू, ये जो देखिए ये +2 इधर आके बराबर के इधर जब आएगा ये -2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -2 और अपॉन में 2 सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर -1 मिलेगा। ठीक है, -1 मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से ही -2 था, तो ये भी नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी हाइपोक्लोरस अम्ल। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, आपको खुद ही पता चल गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है और आपका समय यहीं पे शुरू हो जाता है। 1 मिनट और 20 सेकंड का समय मैंने आपको दिया है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक तार में 2 मिलीसेकंड में 400 माइक्रोकूलम का आवेश गुजरता है, धारा का औसत मान होगा। ये आपको यहां पे बताना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस लिखे हुए मिलेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है कि एक तार में 2 मिलीसेकंड में 400 माइक्रोकूलम का आवेश गुजरता है, धारा का औसत मान होगा। ये आपको यहां पे बताना है। 1 मिनट 20 सेकंड का समय दिया हुआ है मैंने आपको, और आधे से ज्यादा समय आपका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा वहीं से आपका समय शुरू हो जाएगा। और पूरा टाइम लेके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बिना सॉल्व किए हुए आंसर मत कीजिएगा। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा कि जब तक क्वेश्चन सॉल्व मत कर लीजिए तब तक आंसर मत किया कीजिए। तो यहाँ पे आपका समय कंप्लीट होने वाला है। देखिए क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर दिया जाएगा और कुछ यहाँ पे चेंज हो नहीं सकता, कॉन्सेप्ट आपका सेम वही रहेगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही सॉल्व कराया हुआ है जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। अब कोई आंसर यहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि समय पूरा हो चुका है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है कि एक तार में 2 मिलीसेकंड में 400 माइक्रोकूलम का आवेश गुजरता है। तो यहाँ पे देखिए आवेश हमें Q की वैल्यू कितनी दी है, आवेश Q की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 400 माइक्रोकूलम दी है। अब इसको क्या करेंगे हम, कूलम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखिए 400 इंटू 10⁻⁻6 और कूलम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻6 कूलम में हो जाएगा। माइक्रो कूलम को हमने कूलम में चेंज किया है। तो ये Q की वैल्यू, फिर इसके बाद ये देखिए समय कितना दिया, 2 मिलीसेकंड में दिया है। T की वैल्यू हमें किस में दी है, मिलीसेकंड में दी है, 2 मिलीसेकंड। अब इसको क्या करेंगे हम, सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड में जब इसको हम चेंज करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻3 और सेकंड में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमसे पूछा गया धारा का औसत मान, यानी हमें यहाँ पे कुल मिला के I की वैल्यू को निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, यही तो फॉर्मूला होता है। सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया है। Q की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 400 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये है, तो ये मैंने लिख दिया। और अपॉन में T
समय कितना है 2 × 10⁻³ सेकेंड दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 1 2 हो जाएगा, ये 2 2 4 और ये 0 0 ऐसे रहेगा ही। तो 200 ये 200 × 10⁻⁻6 और ये 10⁻³ है। तो अगले स्टेप में चलिए, देखिए 200 इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू 10⁻⁻6 आपका यहाँ पे ऐसे ही रहेगा और ये 10⁻³ ऊपर जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगी। तो यहाँ पे देखिए ये पावर जो -3 या +3 हो जाएगी, यानी 10⁻³ हो जाएगी। जब आगे इसको आप सॉल्व करेंगे 200 × 10⁻6 और × 10⁻3, देखिए माइनस यहाँ पे पावर -6 है, यहाँ पे +3 है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा 200 और गुणे में देखिए यहाँ पे जब पावर्स को सॉल्व करेंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगा, देखिए -6 और +3, तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और क्या मिलेगा माइनस में आएगा, यानी 200 × 10⁻³ ये आएगा। देखिए माइनस का साइन यहाँ पे बड़ा था इसलिए माइनस में आएगा। तो यहां तक हमने कर लिया, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्या मिला 200 × 10⁻³ और कूलॉम में आपका आवेश था, यहाँ पे आवेश जो था आपका कूलॉम में था, लेकिन हमसे यहाँ पे आई का मान यानी धारा का मान पूछा गया है, तो किस में आएगा एम्पियर में आएगा। ठीक है, एम्पियर में आएगा। तो पहले इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, 200 और गुणे 10⁻³ एम्पियर में आएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 200 आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और 10⁻³ इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 और अपॉन में 10⁻³ लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा क्या लिख सकते हैं 1 और अपॉन में 10⁻³ लिख सकते हैं, फिर या फिर 1 और अपॉन में 10⁻³ का मान 1000 होता है। ठीक है, 1000 होता है। जब आप देखिए 1000 से 1 में डिवाइड करेंगे तो देखिए सबसे पहले 0 लगेगा पॉइंट, फिर 1 0 यहाँ पे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 बढ़ेगा, अभी भी कम है, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर जाके 1 0 यहाँ पे बढ़ेगा और 1000 एक बार में जाएगा, यानी क्या मिलेगा 0.001, यानी 0.001। मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 200 की मल्टीप्लाई 0.001 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.2 एम्पियर मिलेगा। ध्यान रखिएगा। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में करके बता दी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 0.2 एम्पियर तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है, तो ऑप्शन डी ही तो करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा, काफी डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वैसे ही आपका समय यहाँ पे शुरू हो जाता है। 25 सेकंड का टाइम मैंने आपको दिया है। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है ये आपको बताना है। 25 सेकंड का समय आपके पास है, जिसमें से आपके यहाँ पे 7 से 8 सेकंड तो पहले ही बीत चुके हैं। अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और बताइए कि कौन सा मिलान गलत है, या फिर एक ऑप्शन आपका यहाँ पे ये भी है कि सभी मिलान सही है। तो सोच समझ के आंसर कीजिएगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आते हैं। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में, गलत मिलान वाला, पेपर उठा के चेक कर सकते हैं। टाइम हो गया कंप्लीट, अब आपको आंसर नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा, देखिए यहां पे जो गलत मिलान है ये है ऑप्शन सी, यानी डोलोमाइट। ये आपका यहां पे गलत है। ठीक है, देखिए डोलोमाइट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है MgCO3.CaCO3। देखिए MgCO3 आता है, बल्कि यहां पे 2 लिखा है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा चेंज मैंने यहां पे किया है। जो MgCO इसके बाद यहां पे 2 लिखा है, 2 नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए। MgCO3.CaCO3 होता है। तो यहां पे देखिए जो ऑप्शन सी में आपका लिखा है, यहां पे Mg लिखा है, फिर इसके बाद CO2 लिखा है। 2 नहीं आता है, 3 आता है, MgCO3 और .CaCO3। तो देखिए यहां पे 2 की जगह 3 होना चाहिए था, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये मिलान गलत है। डोलोमाइट का फॉर्मूला MgCO3.CaCO3 होता है। और इसके अलावा सभी मिलान यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए मैग्नेटाइट का फॉर्मूला यही होता है, एजोराइट का भी यही होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पे ये वाला मिलान यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा था बल्कि 3 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते, ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर आया, आपका समय यहां पे शुरू हो चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहां पे
50 सेकंड का समय दे रहा हूं। 50 सेकंड के अंदर आपको यहां पे बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्न में से कौन से जोड़े का एक तत्व एस ब्लॉक का तथा दूसरा तत्व पी ब्लॉक का तत्व है। देखिए ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बड़े आसानी से आंसर कर पाएंगे, या फिर आपने पेरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ा है तब आप आंसर कर पाएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर करने का कई तरीका है, ठीक है। लॉन्ग से लॉन्ग मेथड है और शॉर्ट से शॉर्ट मेथड है। आप जिससे चाहे आंसर कर सकते हैं। 50 सेकंड का समय मैंने आपको दिया है, जिसमें से आपके यहाँ पे 35 से 40 सेकंड पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। 10-12 सेकंड बचे हुए हैं, इसी के अंदर आपको अपना यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। ऑप्शंस आप लोगों ने अच्छे से देख लिए होंगे। अब यहाँ पे आपका टाइम हो चुका है कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे एस आर लिखा है। एस आर से मतलब क्या होता है? स्ट्रोंटियम, या फिर आप इसे स्ट्रोंशियम बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। ये जो है ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है। ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे एस ई लिखा है। एस ई से मतलब किससे होता है? सेलेनियम से होता है। तो जो सेलेनियम है, ये सेलेनियम जो है ये आपका किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है? तो ये आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रोंटियम या फिर आप स्ट्रोंशियम बोल सकते हैं, ये एस ब्लॉक का, और सेलेनियम जो है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन से जोड़े का एक तत्व एस ब्लॉक का, ठीक है, तथा दूसरा तत्व पी ब्लॉक का तत्व है। तो पहले एस ब्लॉक का बताना था, तो एस ब्लॉक का ये देखिए स्ट्रोंटियम या फिर आप स्ट्रोंशियम बोल सकते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पे सेलेनियम, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे देखिए जो स्ट्रोंटियम है और सेलेनियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, तब भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा। देखिए जो स्ट्रोंशियम है, यहाँ पे स्ट्रोंटियम जो आपका लिखा हुआ है, जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये किस सबशेल में एंटर करेगा? एस में। और इसी तरह जो सेलेनियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस सबशेल में जाएगा? पी में जाएगा। तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर काफी लंबा क्वेश्चन ये है, ध्यान रखिएगा। आपको देखिए कॉन्सेप्ट समझना है, पेरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ लीजिए, सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हुए हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, ठीक है। और जो अदर ऑप्शंस आपके दिए गए इनको आप चेक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा। मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहाँ पे Be यानी बेरिलियम और सी से मतलब कैल्शियम, ये दोनों ही एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। बल्कि क्वेश्चन में पूछा गया कि एक एस ब्लॉक का और दूसरा पी ब्लॉक का होना चाहिए, तो ये दोनों आपके एस ब्लॉक के हैं, तो ये नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पे सी ए और के दिया, कैल्शियम और पोटेशियम यहाँ पे दिया, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये भी दोनों एस ब्लॉक के ही एलिमेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में आपका बेरियम दिया है, और डब्ल्यू से मतलब टंगस्टन से होता है। तो बेरियम जो है ये एस ब्लॉक का होता है, लेकिन जो टंगस्टन है ये डी ब्लॉक का होता है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक एस और पी ब्लॉक का होना चाहिए दूसरा वाला। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए स्ट्रोंटियम और सेलेनियम, या फिर आप इसे स्ट्रोंशियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा, ठीक है। 2 मिनट का पूरा समय मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 17.5 सेंटीमीटर यानी 17.5 सेंटीमीटर है। यह तरंग 2.1 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लेगी? देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूर आते हैं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। जितना इजी आपको ये लग रहा है क्वेश्चन, उतना इजी ये है नहीं। पहले आप इसको एक बार अच्छे से सॉल्व कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही सॉल्व कराया, यही क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मिनट का समय मैंने आपको दिया है, आप अपना पूरा टाइम लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और क्वेश्चन जैसे आपने देखा था वहीं पे आपका समय शुरू हो गया था, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। और क्वेश्चन इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 मिनट का समय दिया हुआ है, समय आपका यहाँ पे पूरा होने वाला है, ठीक है। जैसे ही समय आपका पूरा होगा मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा।
देखिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ तो टाइम लगता है, क्योंकि आपका समझना जरूरी है। यहाँ पे देखिए टेस्ट हो रहा है तो 2 मिनट के अंदर आपको आंसर करना होगा, जो टाइम मैं आपको दूंगा। और फिर जब मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, समझाऊंगा, तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको जल्दी जल्दी में समझा दूं, आपको कुछ समझ में ना आए। तो यहाँ पे 2 मिनट का समय आपका यहाँ पे पूरा हो जाता है। 2 मिनट का समय यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 6 सेकंड। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाता हूं, थोड़ा लेंथी है, ध्यान रखिएगा। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज दिया है। तो सबसे पहले जो आवृत्ति हमें दी है, एन की वैल्यू जो हमें दी है, ये किलोहर्ट्ज में दी गई है। चेंज कीजिए इसको हर्ट्ज में, तो क्या हो जाएगा 2 किलोहर्ट्ज। जब आप इसको हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 × 10⁻³ और हर्ट्ज में ये आपका चेंज हो चुका है। तो 2 × 10⁻³ हर्ट्ज, ये एन की वैल्यू दी गई है। फिर उसकी तरंग दैर्घ्य, यहां पे देखिए तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा की वैल्यू जो हमें दी है, ये किस में दी है, सेंटीमीटर में, 17.5 सेंटीमीटर। इसको हमें चेंज करना होगा मीटर में। तो कुछ नहीं करना, जो 17.5 है इसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 100 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका मीटर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो नीचे यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या, तो 1 0 यहाँ पे बढ़ेगा। यानी अब हमें क्या मिल जाएगा, आगे हमें मिल जाएगा 175 और बटे में आपका यहाँ पे हो जाएगा 1000, ठीक है। यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, आप इसे डिवाइड करेंगे। देखिए 175 छोटी संख्या और 1000 बड़ी है। जब आप यहाँ पे डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपको मिलेगा 0.175 मीटर। अब ये मीटर में चेंज हो चुका, लैम्डा की वैल्यू अब ये हो जाएगी 0.175 मीटर। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कैसे आया आपका यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हमने कैसे निकाली। यदि लैम्डा की वैल्यू 0.175 ये मीटर में हो जाएगा, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर में था तो हमें मीटर में चेंज करना होगा इसको, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना था, तो नहीं तो यही पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप सेंटीमीटर को लेके सॉल्व करेंगे। यहां तक आप समझ गए ना। देखिए क्वेश्चन है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 17.5 सेंटीमीटर है। यह तरंग 2.1 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लेगी। तो अभी इसको हम बाद में लेंगे, अभी हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखिए, मैंने मान लिया कि ध्वनि तरंग की चाल v हो, तो यहाँ पे सूत्र हम यूज कर सकते हैं v = n लैम्डा, ठीक है। तो v = n लैम्डा होता है, तो v = n की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻³ हर्ट्ज और लैम्डा की वैल्यू 0.175 मीटर में हमने चेंज किया था, सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो देखिए 2 × 10⁻3, 10⁻3 का मान क्या होता है 1000। 1000 की मल्टीप्लाई 2 में करवाएंगे तो आपको मिलेगा 2000, ठीक है। 2000 ये मैंने लिख दिया और इसकी मल्टीप्लाई करवाइए 2000 की 0.175 में। जब आप 0.175 में मल्टीप्लाई करवाएंगे, पॉइंट लगा हुआ यहाँ पे, 2000 की मल्टीप्लाई 0.175 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 350 और मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि v की वैल्यू को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। v की वैल्यू को हम यहाँ पे ध्वनि तरंग की चाल को निकालने 350 मीटर पर सेकंड मिल चुकी है। v की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है 350 मीटर पर सेकंड। आगे सॉल्व करते हैं। v की वैल्यू मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, क्या निकली हमारी यहाँ पे 350 मीटर पर सेकंड, ये मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है। फिर लिखा है कि यह तरंग 2.1 यानी 2.1 किलोमीटर की दूरी, देखिए डिस्टेंस कितनी दी है, d की वैल्यू हमें यहाँ पे 2.1 किलोमीटर में दी गई है, जिसको हम चेंज करेंगे मीटर में तो 1 किलोमीटर बराबर आपका 1000 मीटर होता है। तो 2.1 इसको जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए सीधे सीधे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पे मिलेगा 2100 यानी 2100 मीटर, यही तो मिलेगा आपको। तो यानी d की वैल्यू जो किलोमीटर में दी है, अब इसको हम चेंज करेंगे मीटर में तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें यहां पे मिल जाएगी 2100 और मीटर में, ध्यान रखिएगा। यहां तक हो गया। अब हमें निकालना क्या है कि यह तरंग 2.1 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय, यानी t की वैल्यू को निकालना है, t यही तो निकालना है। तो t = आपका क्या हो जाएगा d, ठीक है। t = d और अपॉन में v हो जाएगा, इसीलिए v की वैल्यू निकाली गई थी, वैसे नहीं निकाली थी मैंने यहाँ पे। तो देखिए d की वैल्यू आपकी यहाँ पे 2100 और v की वैल्यू यहाँ पे 350, ये हो गया, ठीक है। देखिए ये जो आपका है, देखिए हमने चाल निकाली थी मीटर पर सेकंड में थी, यानी
नीचे होगा क्योंकि 350 मीटर पर सेकंड ये होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए डी डिस्टेंस जो थी वो मीटर में आपकी, तो यहाँ पे मीटर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 दा 20 हो जाएगा, एक इधर जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी 42 हो गया। और यहाँ पे 5 7 जा 35, ये 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, यानी टी की वैल्यू क्या निकली। और देखिए ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू हमारी जो निकली है वो 6 सेकेंड निकली है। यही तो हमें निकालना था, टी की वैल्यू को 6 सेकंड मिल गई ना, यही तो हमारा आंसर आया था। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, डिटेल में मैंने आपको समझाया, इसीलिए यहाँ पे टाइम लग गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका 6 सेकंड होगा, ऑप्शन सी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे आते, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको देता हूं 25 सेकंड का समय, और समय शुरू हो चुका है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है, ये आपको यहां पे बताना है। कौन सा मिलान गलत है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। आप अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। 25 सेकंड के अंदर आंसर करना है, आधे से ज्यादा समय आपका बीत चुका है, 10 सेकंड बचे हुए, 10 सेकंड के अंदर आप अपना आंसर कीजिए। फिर उसके बाद आपको आंसर नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं। और आपका टाइम यहां पे कंप्लीट हो चुका है इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे गलत मिलान पूछा गया है। तो गलत मिलान जो यहां पे है वो है ऑप्शन ए, यानी ग्लोबल सॉल्ट, ठीक है। ग्लोबल सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो Na3SO4.10H2O। देखिए यहाँ पे 3 नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 नहीं होगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा Na2SO4 और .10H2O, और सब वही है और सब सही है। लेकिन यहाँ पे जो 3 है ना, ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ, ये 3 नहीं होगा, ये 2 होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। इतने में ही ऑप्शन में चेंज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ध्यान ही नहीं दिया होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो तुरंत बस आंसर करने की जल्दी में रहते, चेक नहीं करते हैं। तो देखिए गलत मिलान यहाँ से पूछा गया था, तो देखिए यहाँ पे जो Na3 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये मिलान क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। और मैं आपको बता दूं, ग्लोबल सॉल्ट जिसे आप ग्लोबेराइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ग्लोबेराइट ये सोडियम का अयस्क होता है। जो ग्लोबेराइट होता है, ग्लोबेराइट को ही हम ग्लोबल सॉल्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद यहाँ पे एप्सम सॉल्ट लिखा है। एप्सम सॉल्ट क्वेश्चन ये आपका आया था कि एप्सम लवण होता है 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में, इसका फॉर्मूला पूछा गया था। पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं। तो एप्सम लवण या फिर आप सॉल्ट बोल सकते हैं, तो इसी का फॉर्मूला 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो ये सब ठीक है। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला MgSO4.7H2O होता है, बिल्कुल सही है। रॉक सॉल्ट NaCl, साधारण नमक को ही हम रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो NaCl ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलत मिलान जो है ऑप्शन ए वाला है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपका न्यूमेरिकल है। 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, आपका समय शुरू हो चुका है। क्वेश्चन लिखा है कि एक व्यक्ति की आवाज की आवृत्ति 150 हर्ट्ज है तथा तरंग लंबाई 2 मीटर है। यदि एक बच्चे की आवाज की तरंग लंबाई 4 मीटर हो तो उसकी आवृत्ति होगी। 1 मिनट का समय मैंने आपको दिया, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। सोच समझ के पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, फिर अपना आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिए इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपसे टेस्ट में क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं और स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, ये अलग से मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। अरिहंत की बुक में चेक करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं और दोबारा भी पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समय आपका कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं ये हो। चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके बता देता हूं और ये भी बताऊंगा कि आपका आंसर यहां पे क्या आएगा, क्योंकि करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हुआ था, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर करेक्ट क्या होगा ये भी आप अच्छे से यहां पे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक व्यक्ति की आवाज की आवृत्ति, यानी हमें यहां पे फ्रीक्वेंसी दी गई है 150 हर्ट्ज है, यानी N1 की वैल्यू, आवृत्ति को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, N1 की वैल्यू हमें यहाँ पे 150 हर्ट्ज दी गई है, ये मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। तो इसके बाद लिखा तथा तरंग लंबाई से मतलब लैम्डा की वैल्यू, यानी लैम्डा 1 की वैल्यू हमें यहां पे 2 मीटर दी गई है। फिर लिखा यदि एक बच्चे की आवाज की तरंग लंबाई
4 मीटर हो तो उसकी आवृत्ति होगी, यानी हमें यहाँ पे n2 की वैल्यू को निकालना है और λ2 की वैल्यू हमें दी गई है जो कि कितनी है, 4 मीटर है। अभी ऊपर ही मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराया था, बस वहां पे हमें क्या करना था, हमें वहां पे तरंग लंबाई निकालनी थी, यहाँ पे आवृत्ति निकालनी है। और मैं जब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था वहां पे मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ था। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जो अभी ऊपर यूज किया था वही फॉर्मूला, n1 λ1 इज इक्वल टू n2 और λ2, इसी का यूज करेंगे। n1 की वैल्यू 150, ठीक है, 150 ये मैंने यहाँ पे लिख दी, इनटू λ1 की वैल्यू 2 इज इक्वल टू n2 की वैल्यू हमें निकालना है तो n2 ऐसे रहेगा और λ2 की वैल्यू यहाँ पे 4 मीटर थी, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब 150 की मल्टीप्लाई 2 में 300 आपको मिलेगा, इज इक्वल टू n2 की मल्टीप्लाई 4 में यानी 4n2, या फिर n2 की वैल्यू निकालना तो n2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 300 और अपॉन में 4 हो जाएगा। ये 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 2 धर जाएगा 20 यानी 4 5 जा 20 यानी 75 और हर्ट्ज में आएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या 75 हर्ट्ज कहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, 75 हर्ट्ज आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 25 सेकंड का समय दे रहा हूं, समय आपका शुरू हो चुका है। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्न में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व आवर्त सारणी में समान आवर्त में उपस्थित हैं, ये आपको बताना है। सेम पीरियड में समान आवर्त में, इस टाइप के मैंने आपको 7 से 8 क्वेश्चन पहले ही करवाए हैं और सब टेस्ट में मैंने आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। और पहले भी जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज करवाया था वहां भी करवाया हुआ था। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए होंगे और आपका समय भी यहां पे कंप्लीट होने वाला है। 25 सेकंड का समय दिया है। देखिए ये आपका डायरेक्ट आंसर करने वाला है, ठीक है। अगर आप आंसर करने वाला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ये है, क्योंकि अगर आपने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ा है तो बड़े आसानी से कर पाएंगे। यहां पे पूछा गया कि निम्न में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व आवर्त सारणी में समान आवर्त में उपस्थित हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी यानी पीडी। पीडी से मतलब क्या हो जाएगा? पैलेडियम, और एजी से मतलब क्या हो जाएगा? सिल्वर यानी चांदी, ठीक है। अब देखिए पैलेडियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो पैलेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 46, ठीक है, 46 होता है। और जो एजी है यानी सिल्वर, इसका 47 होता है। बगल बगल है, देखिए 46 और 47 ये दोनों एक ही आवर्त में उपस्थित हैं। आप पीरियोडिक टेबल चेक कीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जो पैलेडियम है और जो सिल्वर है यानी एजी, ये दोनों एक ही पीरियड में यानी एक ही आवर्त में उपस्थित है। पीरियोडिक टेबल उठा के आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके अदर ऑप्शंस यहां पे दिए गए हैं ये नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन बी होगा यानी पीडी और एजी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट करके ये जरूर बता दीजिएगा। देखिए लाइव चैट में कमेंट करके आपको अपना स्कोर नहीं बताना है, आपको अपना स्कोर बताना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अभी जब ये टेस्ट फिनिश हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, वहां पे जाके अपना स्कोर बताइएगा। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा। तो यहां पे आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे आपने देखा यहां पे समय स्टार्ट हो चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। क्वेश्चन यहां पे है कि पानी के बर्तन में एक सिक्का 2 मीटर की गहराई पर रखा प्रतीत होता है। यदि पानी का अपवर्तनांक 1.3 हो तो टब में पानी की वास्तविक गहराई होगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है और करवाया भी है मैंने। तो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, 1 मिनट का समय मैंने आपको दिया है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस अगर आपको तरीका पता है सॉल्व करने का तो आप 1 मिनट से भी कम में इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। 1 मिनट का समय दिया है, आधे से ज्यादा समय आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मुश्किल से 10 से 15 सेकंड बचे हुए, इसी टाइम में आपको अपना आंसर यहाँ पे करना है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो टाइम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का मैं आपको सबसे पहले करेक्ट आंसर बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए सॉल्व करते क्वेश्चन को, अभी पता चल जाएगा। तो देखिए क्या दिया है हमें यहां पे दिया पानी के बर्तन में एक सिक्का 2 मीटर की गहराई पर रखा प्रतीत होता है। प्रतीत मतलब आभास हमें यहां पे हो रहा है, प्रतीत हो रहा है,
ठीक है। यदि पानी का अपवर्तनांक 1.3 हो तो टब में पानी की वास्तविक गहराई हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं अपवर्तनांक बराबर, ठीक है, अपवर्तनांक बराबर आखिर होता क्या है, तो अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे वास्तविक गहराई, ये लिख दिया, अपॉन में आभासी गहराई, ठीक है, आभासी गहराई ये होता है, ठीक है। यहां पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो देखिए अपवर्तनांक हमें कितना दिया है 1.3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए वास्तविक गहराई, यही तो हमें निकालना है, ये तो हमें पता नहीं है, तो वास्तविक गहराई इसको ऊपर ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, वास्तविक गहराई ये ऊपर ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, अपॉन में आभासी गहराई कितनी दी है, ये देखिए सिक्का 2 मीटर की गहराई पर रखा प्रतीत होता है, यानी आभास हो रहा है, यानी 2 मीटर आभासी गहराई दी हुई है, ठीक है। जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो वास्तविक गहराई हम यहां पे निकालेंगे, तो वास्तविक गहराई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवा दीजिए 2 की मल्टीप्लाई 1.3 में या फिर 1.3 की मल्टीप्लाई 2 में करवाइए, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 इंटू 1.3 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहां पे मिलेगा 2.6 मीटर, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2.6 मीटर आपको कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, 2.2 दिया है, 0.154 1.54 मीटर दिया है, तो यहां पे वास्तविक गहराई 2.6 मीटर आएगी, जो कि ऑप्शन में आपकी कहीं पे दी ही नहीं हुई है। देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1.3 में करवाएंगे तो आपको यहां पे 2.6 मिलेगा, तो यहां पे करेक्ट आंसर 2.6 होगा, जो कि यहां पे दिया नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो आज के इस टेस्ट में मैंने आपसे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट हुए हैं। वैसे मुझे पता है आप लोगों ने कितना करेक्ट किया है। देखिए अगर किसी स्टूडेंट का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए, अगले टेस्ट में आप और अच्छा कर पाएंगे। देखिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, एंट्रेंस एग्जाम की डेट बहुत ही जल्द आ जाएगी और आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में कोई कमी मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जाम तो आपका होगा जरूर, ये कंफर्म है, चाहे लेट में हो लेकिन एंट्रेंस एग्जाम होगा जरूर, ठीक है। तो अगर किसी का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फिर से अच्छे से स्टडी कीजिए, अपनी जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं चेक कीजिए कहां पे आपने मिस्टेक की है, तो आप फिर से उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप आगे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए अच्छे से, ठीक है। तो अगर आज के इस टेस्ट में कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।